हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चाणक्य इस एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाणक्य इस एकेडमी इज कंडक्टिंग ए क्रैश कोर्स फॉर 68th मेंस बीपीएससी और इसके रिगार्डिंग ढेर सारी वीडियोस अपलोड भी हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जा करके चेकआउट कीजिए हमारे चैनल पे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जीएस सेकंड का इकोनॉमी और ज्योग्राफी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लड मैनेजमेंट इन बिहार हम आज डिस्कस करेंगे। और ये फ्लड जो है, फ्लड डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले पेपर का अगर आपने एनालिसिस किया होगा 67th मेंस का, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि उस समय पे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे सारे बिहार स्पेसिफिक थे। तो मेनली इस सेक्शन में ना, जीएस सेकंड के इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में हम बिहार से रिलेटेड टॉपिक पे भी फोकस ज्यादा रखेंगे, है ना। तो इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक जो है फ्लड पे बेस्ड है, फ्लड मैनेजमेंट पे है। और फ्लड जो है रियलिटी है बिहार के लिए, ये कोई नई चीज नहीं है। फ्लड कंटिन्यूअसली जो है हिट करते रहता है बिहार को, ठीक है। लेकिन आज हम समझेंगे कि आखिर इसके रिगार्डिंग जो पर्टेनिंग इश्यूज हैं उनको कैसे हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, और क्या कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके चलते परसिस्टेंटली जो है बिहार जो है वो फ्लड से प्रभावित होता है। इसके अलावा मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कैसे अपने आंसर को आप स्ट्रक्चर करो एक प्रिसाइज मैनर में, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करो। तो सबसे पहले इंपैक्ट ऑफ फ्लड इन बिहार आप देख पा रहे हो कैसे जो है जनजीवन प्रभावित होता है इस पिक के माध्यम से, ठीक है। अभी इंट्रो जो है वो कैसे हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल आप इसके जगह पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन चूज करा है, इसके जगह पे आप कोई भी न्यूज आर्टिकल का रेफरेंस भी दे सकते हो जिसमें कोई एक पर्टिकुलर डेटा हो कि इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट हुई, या फिर ये नदी जो है इसके चलते बाढ़ आया तो वहां पे कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। एक वो भी अच्छा इंट्रो हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन से शुरुआत करी है कि व्हाट इज फ्लड, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्लड क्या है, ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो मतलब पानी जो है वो ज्यादा हो गया, फिर उसका बहाव एडजेसेंट एरिया में हुआ, ठीक है। ओवरफ्लो ऑफ वाटर एंड लैंड, सबसे पहले इसी को समझते हैं क्या हो रहा है। गौर से देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये मान लो रिवर का सेक्शन है। ये क्या है, ये रिवर का सेक्शन है। ये इसके एडजेसेंट जो है दोनों क्या है, फ्लड प्लेन्स हैं। होता क्या है कि ये कुछ जो एरिया है यहाँ पे कंसिस्टेंटली फ्लड जो है हिट करता है, जो पास वाले एरिया है, और जो ये कुछ एरिया है यहाँ पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है। नॉर्मल सिचुएशन में जब ओवरफ्लो होता भी है तो पानी इस एरिया के आसपास आकर के रुक जाता है। लेकिन जो एक्सट्रीम ओवरफ्लो होता है, पानी एकदम से स्ट्रीम में ज्यादा आया है ना, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है कुछ, इस स्ट्रीम की कुछ कैरिंग कैपेसिटी होगी, समझ रहे हो आप। लेकिन इस कैरिंग कैपेसिटी से जैसे ही पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, और इस पॉपुलेशन जहां पे रिसाइड कर रही है इस वाले एरिया को हिट करेगा, तो बाढ़ जो है, कहते हैं कि बाढ़ आ गया है, पॉपुलेशन इससे प्रभावित हो रहा है। इस एरिया में जब तक रहेगा कोई इशू नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन वाले एरिया को टच करता है वही फ्लड कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये स्ट्रीम है और यही ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रीम जो है वो रिलेटेड होता है, रिवर जो है वो रिलेटेड होता है फ्लड से, ठीक है। स्ट्रीम इन्वॉल्व होगा। अभी कोई रिवर जो है, इसमें मैंने बताया कि पानी ज्यादा आया तब ओवरफ्लो हुआ, तो ये पानी कैसे ज्यादा आ सकता है, हैवी रेनफॉल होता ही है, मॉनसूनल रेनफॉल के टाइम में आप ऑब्जर्व करते हो बाढ़ आती है बिहार में। दूसरा कोई नेचुरल डिजास्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने की जरूरत है। ये नेचुरल डिजास्टर किसी भी तरीके से हो सकता है। आप ध्यान से सुनो, मान लो कि यहाँ पे कोई ग्लेशियल, हिली रीजन में कोई ग्लेशियल लेक है, ठीक है, ग्लेशियल लेक है, यहां पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है अपस्ट्रीम वाले रीजन में। लेकिन ठीक इसके नीचे एक मान लो नदी बह रही है, ठीक है, हिली रीजन है, नदी बह रही है, यहाँ पे कोई ग्लेशियल क्या है, लेक है।
अभी क्या हुआ, कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है कि यहाँ अपस्ट्रीम से पानी ढेर सारा आया या मेल्टिंग हो गया, तो ये पानी एकदम से क्या होगा, जा करके इस स्ट्रीम में क्या करेगा, मिलेगा। जैसे ही मिलेगा तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी कुछ होगी, उस टाइम एकदम से बढ़ेगी और फ्लड की संभावना फिर यहाँ पे होती है। ये जो नेचुरल डिजास्टर है, यही ग्लेशियल आउटबर्स्ट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये समझ में आया पॉइंट कि व्हाट आर अदर नेचुरल डिजास्टर जिसके चलते बाढ़ आ सकता है। सबसे पहला तो हेवी रेनफॉल होगा, ये तो सब जानते हैं भाई, पानी होगा बाढ़ आएगा। लेकिन दूसरा जो नेचुरल डिजास्टर वाला पॉइंट है, इसमें ऐसे रीजन्स होते हैं, ग्लेशियल आउट, ठीक है। अभी ये होता है तो मतलब ऑब्वियसली पानी जब गया स्ट्रीम में तो वाटर जो है वो अपने नॉर्मल पाथ, मतलब ये नॉर्मल पाथ होगा, इस एरिया में वाटर को मूवमेंट करना चाहिए, ये क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की ओर आएगा और इसका पाथ जो है थोड़ा बहुत एक्सपेंड करेगा, ड्राई लैंड में जाएगा, जिसके चलते फ्लड आएगा। समझ में आया डेफिनेशन? तो ये डेफिनेशन में ये पहले समझने की जरूरत है, तब आप वहां पे ऑब्वियसली लिखोगे, लेकिन ये एक्सप्लेन भी करोगे कि व्हाट इज ओवरफ्लो। आप ये डायग्राम बना करके दिखाओगे, भाई ऐसे डायग्राम बनाओगे कि हाँ ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है, और हैवी रेनफॉल या नेचुरल डिजास्टर के चलते स्ट्रीम में सडनली पानी जो है बढ़ रहा है और इसके चलते बाढ़ आ रही है, ठीक है ना। आप ज्योग्राफी डील कर रहे हो तो आपको थोड़े बहुत ये डायग्राम कंटिन्यूअसली दिखाने पड़ेंगे आंसर्स में, ठीक है। मैं जानबूझकर किसी लिए पीपीटी में डायग्राम डालता नहीं हूँ, आप कैसे बनाओगे ये भी सीखो, समझ लो, आप मेरे साथ सीखो, क्लियर। चलो इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद मतलब ये ऑब्वियसली इंट्रो में ही आप क्या करोगे, फिर कुछ डेटा फैक्ट दिखाओगे। इससे क्या होता है, आपका आंसर जेनरिक नहीं लगता है, आपने कुछ जनरल पॉइंट्स नहीं फेंके हैं एग्जामिनर के सामने, आप कंक्रीट बात कर रहे हो। सबसे पहले बताओगे, अगर बिहार की बात हो रही है तो नॉर्थ बिहार का इतना परसेंट एरिया, 73-74% ऑलमोस्ट एरिया जो है वो फ्लड से प्रभावित होता है, प्रोन टू फ्लड होता है। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। अगला डेटा क्या है कि 38 जिले हैं बिहार में, इसमें टोटल 38 जिलों में से 28 जिले जो है ये फ्लड से प्रभावित है। आप इमेजिन कर रहे हो कि बिहार कितना बड़ा ब्रंट झेलता है हर साल, कितना बड़ा इशू है कि ऑलमोस्ट 38 डिस्ट्रिक्ट में से 28 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की समस्या है। समझ रहे हो आप? इसके बाद जो है ये जो बाढ़ आता है, इसके चलते प्रॉपर्टी, लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का ऑब्वियसली नुकसान होगा, ठीक है ना। ये तो ऑब्वियस सा पॉइंट है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो 28 जिले जिसमें कंटिन्यूअसली बाढ़ से ये ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, इन 28 डिस्ट्रिक्ट में जो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये वर्स्ट अफेक्टेड है। दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर वर्स्ट अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बाढ़ की जो प्रभावित करने की क्षमता है वो काफी उसकी ज्यादा होती है, और इससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बताया ना, लाइव, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काफी ज्यादा नुकसान होता है। क्लियर है? तो 38 में से 15 जो है ये काफी ज्यादा प्रभावित होता है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा अपने पास राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का है, ये है कि 24% पूरे इंडिया में फ्लड अफेक्टेड जो पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया मान लो 100 लोग हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट 24 लोग जो है वो बिहार के प्लेन्स में निवास करते हैं, अगर वो बाढ़ से प्रभावित है तो। समझ रहे हो आप कि बिहार में फ्लड का कितना बड़ा इंपैक्ट है, ऐसे आप समझो। क्लियर है बात? चलो, तो आप इंट्रो में ये दो चीजें करोगे, एक डेफिनेशन दोगे, अब मैंने बताया जैसे कि वो भी आर्टिकल वगैरह भी डाल सकते हो आप, और दूसरा क्या करोगे, वो डेटाज दोगे। डेटा काफी इंपॉर्टेंट है आपके जो भी आर्गुमेंट है उनको और सीमेंट करने के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं, जरा मैप से समझो। मैंने अभी बता तो दिया कि 38 जिलों में से इतने जिले जो हैं क्या है, कितने, 28 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अफेक्टेड है। तो यही सारे ये डिस्ट्रिक्ट जो आप कलर्ड में देख रहे हो ये फ्लड प्रोन है। इसमें जो गौर करने वाली बात है, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो मैं बता रहा था ना कि काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, तो ये वाला पूरा बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है। कुछ पटना में भी कभी कभी, पटना सिटी में भी जो बाढ़ आती है पुनपुन के द्वारा, ये वाला बेल्ट है। गोपालगंज, ये सिवान, सारण, ठीक है। और ये ऑब्वियसली मैं स्ट्रीम की बात कर रहा था, तो सुपौल में कौन सी नदी आएगी बताओ? कोसी एंट्री लेती है। ठीक वैसे ही यहां से गंडक लेती है, और गंडक के चलते भी बाढ़ की समस्या होती है। पटना वाले रीजन में बता रहा था, पुनपुन एक बहुत बड़ी समस्या है। ये क्लियर हुआ? तो ये जो स्ट्रीम से इनके चलते ही क्या हो रहा है, बाढ़ की समस्या आ रही है। तो आप ये मैप से पहले क्लियर करना, वहां पे आप शेड कर सकते हो मैप में कि ये जो बेल्ट है ये
क्या है, बाढ़ से अफेक्टेड है, बाढ़ से प्रोन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते जो है बार बार फ्लड आता है बिहार में। अभी ये फैक्टर्स जो है ना ये काफी वैसे हैं, मतलब कि ह्यूमन मेड भी है, ह्यूमन मेड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे टर्म में, एंथ्रोपोजेनिक है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक है, और दूसरे क्या है, नेचुरल भी है। ठीक है, ऑब्वियसली नेचुरल भी है और पूरा का पूरा जो है बस हम लोगों के चलते बाढ़ नहीं आ रहा है, कुछ नेचुरल रीजन्स भी हैं जिसके चलते बाढ़ आता है। तो हम जो है इनको क्लब भी कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्लब करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि आप देख करके खुद ही क्लब कर लोगे। सबसे पहले लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हुआ। अब ये किसके चलते होगा डिफॉरेस्टेशन, एंथ्रोपोजेनिक है ना, ह्यूमन मेड वाला रीजन है, तो उसमें आप डाल देना इसको। तो डिफॉरेस्टेशन हुआ, इसके चलते बाढ़ आया। अब ये रीजन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो गौर से कि कोई भी अप स्ट्रीम वाला रीजन है, ये डाउन स्ट्रीम वाला बेल्ट है, यहां पे मान लो पेड़ लगे हुए हैं, गौर से समझना इसको भी कि आखिर डिफॉरेस्टेशन के चलते क्यों जो है बाढ़ आता है। अभी पानी यहां से पर्कुलेट करेगा तो पानी का जो स्पीड होगा, फ्लो होगा, उसको ये रिड्यूस करेंगे। ये जो भी हमारे फ्लोरा है यहाँ पे, जो भी पेड़ है, जो भी नेचुरल वेजिटेशन है, वो क्या करेगा, इसको बाइंड करेगा पानी को, इसकी स्पीड को स्लो रखेगा। इसके चलते क्या होगा, दो चीजें होंगी। पहले तो पानी की स्पीड स्लो होगी, दूसरा यहाँ जो इसका ये बेड है ना, यहां से ये सॉइल जो है वो कम निकलेगा। समझ रहे हो आप, जो भी बेड है, ये जो सॉइल है या आप मटेरियल कह लो, बेड मटेरियल, ये कम निकलेगा, जिसके चलते सेडिमेंट जो है वो कम रहेगा रिवर के साथ। लेकिन अगर यहीं पे मान लो ये पेड़ गायब हो जाए तो क्या होगा, इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, इसके साथ जो सेडिमेंट है वो ज्यादा आएंगे रिवर में, वो ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट करेंगे, रिवर की सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, घटती जाएगी, और फिर इवेंचुअली बाढ़ आएगा। बिहार में ये सबसे बड़ी समस्या, आप सुनते हो ना, पेपर में भी पढ़ते हो कि गाद की समस्या, दैट इज द सेडिमेंटेशन इशू। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन काफी क्रूशियल है। तो डिफॉरेस्टेशन हुआ। इसके अलावा आप देखोगे कि जो कंस्ट्रक्शन है किसका, रोड, बिल्डिंग, पेवमेंट, ठीक है ना, ये इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर को रोकता है। अभी रेन वाटर का इन्फिल्ट्रेशन रुकेगा तो इवेंचुअली वो क्या करेगा, नदी नाले से, मतलब नालों से होते हुए इवेंचुअली नदी में जाएगा और फिर वो बाढ़ करेगा, फ्लैश फ्लड अर्बन एरिया में होगा। ये क्लियर है। तो रोड, बिल्डिंग, पेवमेंट, कोर्टयार्ड, इनके चलते फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। फिल्ट्रेशन नहीं हुआ तो पानी क्या हुआ, ऊपर ही रह गया, पानी ऊपर रहा, फिल्ट्रेट मतलब फिल्टर आउट नीचे नहीं हो पाया, तो इसके चलते क्या हुआ, बाढ़ आया। समझ रहे हो। तीसरा रीजन क्या है कि अर्बनाइजेशन के चलते क्या हो रहा है, सीमेंटेशन हो रहा है। अभी ये बता रहा था कि बिल्डिंग पेवमेंट जो बने हैं और ये अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। ये पटना में आप गौर करोगे बार बार कि जब भी तेज बारिश होगी तो उसके चलते भी कभी कभी फ्लैश फ्लड जैसे सिचुएशन जो होते हैं वो इसलिए आते हैं कि अर्बनाइज्ड एरिया में सीमेंटेशन ज्यादा होता है, फिर वो पर्कुलेशन का इशू होता है और बाढ़ आता है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम, जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसमें आप गौर से देखोगे तो उसका जो ग्रेडियंट है वो सही नहीं रहता है। ग्रेडियंट का मतलब ये है स्लोप। अभी ये स्लोप आप ऊपर कर दोगे, बोलोगे पानी को मैं ऐसे ले जाऊंगा तो कैसे होगा, तो एक नेचुरल ग्रेडियंट स्लोप होना चाहिए, पहला इशू। दूसरा, वो ड्रेनेज सिस्टम क्लियर होना चाहिए मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए। तो ये सारे इश्यूज होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये एक प्राइमरी रीजन हुआ। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये सारे एंथ्रोपोजेनिक में आएंगे। लेकिन ये पांचवा जो रीजन है वो कैसा रीजन है, नेचुरल रीजन है। हैवी रेनफॉल फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ये मॉनसूनल रेनफॉल होता है जनरली। बिहार में जो बाढ़ आती है उसके सिनेरियो में अगर हम बात करें तो ये मॉनसूनल रेनफॉल होता है, और इसके चलते क्या होता है कि एकदम से स्ट्रीम्स में पानी बढ़ता है और फिर बाढ़ की समस्या पैदा होती है। ठीक है। फिर बाकी के क्या है, बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड। ये क्लाउड बर्स्ट का क्या है सेंस, क्लाउड बर्स्ट का कुछ मतलब नहीं होता है। ये मतलब होता है कि एक शॉर्टर पीरियड में खूब सारा बारिश जो है, शॉर्टर पीरियड में रेनफॉल काफी ज्यादा होगा, मेनली हिली एरियाज में देखा जाता है। ठीक है ना। तो ये जनरल पॉइंट्स है, ठीक है ना, इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। बिहार वाले सिनेरियो में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जानना कि हिली एरियाज में जो बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड है इसके चलते भी बाढ़ आता है। ठीक है। इसके अलावा मैसिव इरोजन होता है रिवर बैंक्स का। अभी रिवर बैंक है उसके अक्रॉस इरोजन होगा
तो क्या होगा, वाटर जो है क्या करेगा, लेटरल उसका मूवमेंट होगा और उसके चलते बाढ़ आएगी। इसके अलावा अगला क्या पॉइंट है कि शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ कोसी रिवर। कोसी रिवर को देखोगे तो बिहार का सौरव बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मान लो कि पहले ये कोर्स है कोसी रिवर का, ठीक है, पहले ये कोर्स था, पॉपुलेशन जो है ऐसे ऐसे यहाँ पे इसी के अनुसार सेटलमेंट हो गई थी, लेकिन एकदम से कोसी रिवर ने क्या किया कि अपना कोर्स बदला और इस पूरे पॉपुलेशन को इंपैक्ट करने लगी, ठीक है। तो यही है शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। अब ये शिफ्टिंग ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसमें मेन जो रीजन होता है वो सेडिमेंटेशन का होता है कि रिवर बेड में सेडिमेंटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते अपना क्या करती है, ये कोर्स चेंज करती है। ये कोसी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है बात। अगला क्या है, अगला वही पॉइंट है जो इतने देर से मैं बता रहा हूं कि डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले। जो भी ये सेडिमेंट्स हैं ये डिपॉजिट होंगे फ्लड प्लेन में, और इसके चलते क्या होगा, जो रिवर की कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी और बाढ़ आएगी। और चोक्ड नालास, ड्रेन्स, इसके चलते भी क्या होता है, बाढ़ आता है। तो ऑब्वियस सा पॉइंट है। ये क्लियर हुआ। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके चलते बिहार में बाढ़ आता है। डिफोरेस्टेशन बताया मैंने, अपस्ट्रीम एरिया में होगा, उससे इशू है। रोड के कंस्ट्रक्शन, पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन से है। अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है, जो भी अर्बनाइज्ड एरिया है वहां पे सीमेंटेशन ज्यादा हो रहा है तो फिल्ट्रेशन कम हो गया। पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, मैंने बताया इसका क्या, टोपोग्राफी या स्लोप का इशू है, चोक का इशू है, चोक हो सकता है ड्रेनेज सिस्टम। इसके अलावा हेवी रेनफॉल होता है बहुत लंबे पीरियड में, और क्लाउड बर्स्ट, मैसिव इरोजन और रिवर बैंक, शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल्स, ठीक है, और डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, सैंड, क्ले, ठीक है ना। ये सारे रीजन्स जो हैं ये आप डालोगे। इसको आप मैंने बताया कि क्लब कर सकते हो मेन मेड और नेचुरल, या एंथ्रोपोजेनिक आप कह लो, और नेचुरल रीजन्स में, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो फ्लड है इसका इम्पैक्ट क्या आता है। ऑफ कोर्स फ्लड जो होगा तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता होगा, दैट्स व्हाई हम इसको जो है अभी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला इशू ही आता है डिस्प्लेसमेंट इशू। मैंने बताया था ना उस वाले डायग्राम में कि ये जो एरिया है, ये वाला जो पॉपुलेशन वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ जब भी बाढ़ आएगी तो जहां रिसाइड कर रहा होगा वो कहां जाएगा, वो डिस्प्लेस होगा। तो सबसे बड़ा इशू क्या है, यही डिस्प्लेसमेंट का इसमें आता है। लोग जो है डिस्प्लेस्ड होने पे मजबूर हो जाते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है कि सबमर्जेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि ये क्या करता है, सबमर्ज कर देता है ऑब्वियसली जो भी नेचुरल हमारे वेजिटेशन है। लोग इसमें कितने डूब के खत्म हो जाता है ना। लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें लाइफ का जो लॉस है वो है, लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो सबमर्ज हो जाते हैं इसमें फ्लोरा और फौना। इसके अलावा क्या है कि कांस्टेंट सॉइल इरोजन जो है ये भी होता है। इसका दूसरा पहलू भी, आप बोलोगे सर इसमें तो सिल्ट, एलुवियम, ये सारी चीजें भी तो डिपॉजिट होती हैं, तो ऑब्वियसली ये भी होती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ती भी है। लेकिन जहां कॉन्टिन्यूअस जो है रिवर क्या है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसके चलते सॉइल इरोजन होता है, रिवर के बैंक के अक्रॉस होता है। और जब फ्लड प्रोन एरिया में, जब फ्लड प्लेन्स में रिवर्स जो है उनका पानी जाता है तो उसके चलते भी इरोजन होता है, इसके चलते फर्टिलिटी घटती भी है। तो दोनों ही चीजें हैं, इसमें बढ़ती भी है। बढ़ेगी कब, जब वो डिपोजिशन होगा। जब इरोजन होगा तो क्या होगी, घटेगी ऑब्वियसली। क्रॉप डैमेज हो सकता है, जो स्टैंडिंग क्रॉप होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। खास करके बिहार के, अगर बिहार के रिगार्डिंग बात की जाए तो बिहार तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल स्टेट है, और जो मैंने मैप में आपको दिखाया कि जो भी ये रीजन्स हैं वो मेनली क्या है, विलेज वाले बेल्ट हैं। वहां पे विलेज का पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां पे एग्रीकल्चर भी ज्यादा है। तो जब भी वहां बाढ़ आता है तो ये क्रॉप डैमेज का सबसे बड़ा इशू होता है। समझ रहे हैं आप। तो इससे जो है, जो रेगुलर लाइफस्टाइल है, जो रेगुलर उनका एग्रीकल्चर के द्वारा जो अपना लाइफस्टाइल सस्टेन कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्या होती है। अब क्या है कि कांस्टेंट फ्लड जो है वो इंडस्ट्रियल लोकेशन को डिफिकल्ट करता है। इसलिए अगर आप स्लाइड को देखो गौर से, इस वाले अगर स्लाइड पे आए हम और ध्यान से देखें कि भाई इस नॉर्दर्न बेल्ट में क्यों इंडस्ट्रीज नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए बिहार जो है सुटेबल नहीं है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है।
तो इसका प्राइमरी रीजन यही तो सबसे बड़ा कि अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओगे, अगर यहाँ पे आपने इंडस्ट्री लगाया तो आप फ्लड को भी आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। तो ये फ्लड डायरेक्टली क्या करता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन को इंपैक्ट करता है, समझ रहे हो आप। तो ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा इशू है। अब बात आती है कि जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन है, जब भी फ्लड आएगा, जब भी फ्लड इंपैक्ट करेगा तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को बाधित करेगा। इससे भी क्या होता है, हमारा इकोनॉमी जो है इंपैक्ट उस पर आता है। एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है या कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज आप समझते हो क्या क्या होता है भाई। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये हुआ मलेरिया, मलेरिया हो गया। इसके अलावा क्या होगा, टाइफॉइड जो वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी गंदा हो जाता है, डेंगू, ये सभी बीमारियां जो हैं क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। क्लियर। तो ये सारे जो है क्या हो गए, फ्लड के इंपैक्ट हुए। अब जो है हम बात करेंगे, अब क्या लिखोगे आप कि भाई फ्लड को आखिर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी दो तरीका है बताने का, है ना। मैंने ये लिस्ट डाउन किया लेकिन इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आप ऐसे बताओगे कि फ्लड को प्री फ्लड मेजर्स, ठीक है। प्री फ्लड का मेजर्स मतलब ये है कि जब फ्लड नहीं आया तब आप क्या करोगे, पोस्ट फ्लड मेजर्स। अच्छा, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो प्रिवेंटिव मेजर्स, कि फ्लड को आने ही ना दिया जाए। और ये क्या है, मिटिगेशन मेजर्स, कि भैया फ्लड आ गया अब जो है बचाव जरूरी है। फ्लड के बाद, फ्लड के बाद कैसे बचाव करना है वो क्रूशियल है, समझ रहे हैं आप। तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आप क्लब कर सकते हो कि प्री फ्लड मेजर्स में क्या डालना है, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या डालना है और मिटिगेशन वाले मेजर्स में क्या डालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मैंने बताया ही सबसे पहला रीजन ही था डिफॉरेस्टेशन, तो सबसे पहले फॉरेस्टेशन कर दो अपर कैचमेंट एरिया में, अपस्ट्रीम में। क्लियर है। उससे क्या होगा, बाइंड हो जाएगा सॉइल और ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लड की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, जो फॉलिंग ऑफ फ्लड वाटर है उसको आप रोक सकते हो रिजर्वायर्स, वेल्स और पॉन्ड्स के थ्रू। ये काफी ट्रेडिशनल मेथड है, ये किया भी गया है, गवर्नमेंट हमारी करती भी है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि जो सेडिमेंट है वो जो रिवर बेड्स में डिपॉजिट होता है, उनका रेगुलर ड्रेजिंग जो है उसकी जरूरत है। बिहार सरकार इस पे काफी जोर देती है कि भाई रिवर बेड्स में जो सेडिमेंट हो गए हैं उनको निकालो, नहीं तो रिवर की कैरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे आप, वो तो और डेली घटते जाएगी। कैरिंग कैपेसिटी घटेगी तो फ्लड और बढ़ेगा, ठीक है ना। तो सेडिमेंट का जो है क्लियरेंस काफी क्रूशियल है। अब क्या है कि जो स्लोप है टोपोग्राफी का फ्लड अफेक्टेड एरिया का, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि स्लोप अगर जो है रिड्यूस होगा तो वाटर का फ्लो क्या होगा, कम होगा। वाटर का फ्लो जब कम होगा तो फ्लड का इंपैक्ट भी कम होगा, उसके साथ सेडिमेंट भी कम जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। इसके बाद से क्या है कि चैनल्स जो है हम बना सकते हैं कि आप जो है क्विक डिस्चार्ज कर सको वाटर का। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो कि ये कोई रिवर है, अभी इस रिवर में एकदम से काफी ज्यादा पानी आया, तो आप क्या करोगे कि यहां से चैनल्स बना करके क्या करोगे, एक्सेस वाटर को क्विक डिस्चार्ज कर सकते हो। इस वाटर को आप कैसे भी करके डाइवर्ट कर दो और जो मेन स्ट्रीम है इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बनी रहेगी। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। ये एक मेथड जो है ये इनोवेटिव है, ये अपने यहाँ किया जा सकता है। मैनग्रोव जो है एक शेल्टर प्रदान करते हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल साइड। ये हम कुछ कुछ एरियाज में लगा सकते हैं जहां पे काफी ज्यादा फ्लड का इंपैक्ट है। मैनग्रोव एक नेचुरल शेल्टर प्रोवाइड करते हैं फ्लड से, तो इससे हम जो है फ्लड का इंपैक्ट कम कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न और प्रिसाइज एस्टिमेटिंग फोरकास्टिंग टूल्स यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये किसमें हेल्प करेगा, हमारे फ्लड के रिगार्डिंग जो भी क्या है, वार्निंग सिस्टम, बोलो वार्निंग सिस्टम। अभी एक रॉबस्ट वार्निंग सिस्टम की जरूरत है कि फ्लड कब आ सकता है। बारिश तो हो रही है, सबको पता है, रिजर्वायर फिल हो गए, डैम्स फिल हो गए, लेकिन अगर आपके पास मॉडर्न प्रिसाइज
फोरकास्टिंग टूल्स हैं कि आप बारिश का प्रिडिक्शन सही से कर लो, कैसे डैम से पानी निकालना है उसका प्रिडिक्शन सही से कर लो। उन दोनों चीजों को अगर मैनेज कर लोगे तो फ्लड आएगा ही नहीं। क्लियर। इसके बाद क्या है कि रिवर बैंक के पास जो लेटरल इरोजन होता है, समझ में आ रहा है? अभी मैं बता रहा था ना कि ये रिवर बैंक है, इसके अक्रॉस मान लो लेटरल इरोजन हो रहा है, तो आपने क्या किया कि यहाँ पे और यहाँ पे सीमेंटेशन कर दिया, तो लेटरल इरोजन के बावजूद भी ये सीमेंटेशन जो रहेगा ये पानी को होल्ड करके रखेगा। ये क्लियर है। इसके बाद जो है जो फ्लड वाटर है लो लाइंग एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लो लाइंग एरिया से कैसे डाइवर्ट करोगे, तो आप जो है उसमें भी आर्टिफिशियल टनल थ्रू डाइक्स, वॉल्स या स्टोन स्पर्स, इन 3 मेथड्स का यूज करके क्या कर सकते हो, आप डाइवर्ट कर सकते हो फ्लड वाटर को लो लाइंग एरिया से। लो लाइंग एरिया से डाइवर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो डाइक्स, वॉल्स और स्टोन स्पर्स के थ्रू, मतलब पत्थर डाल करके आपने जो है क्या किया, फ्लो को रोका और डाइवर्ट किया। समझ रहे हो? इन सभी टेक्निक का यूज करके आप जो है फ्लड को मिनिमाइज कर सकते हो लो लाइंग एरियाज में। ठीक है, तो अगर आप बात करो, फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि कैसे कंट्रोल करते हैं। 2 तरीके होते हैं, प्रिवेंटिव और मिटिगेशन। आप प्रिवेंट कर सकते हो, दूसरा आप उसकी समस्याएं उसको कम कर सकते हो। अभी मिटिगेशन वाले मेजर्स में गौर से देखोगे आप, तो पहले तो हम कंट्रोल कर रहे थे, मिटिगेशन वाले मेजर्स में क्या करोगे आप कि सबसे पहले अपना, मैंने बताया ना मिटिगेशन वाले में सबसे पहले जरूरत किसकी है, रिहैब प्लान की। एक बार फ्लड आ गया तो आपके पास एक प्रॉपर रिहैब प्लान होना चाहिए। रिहैब प्लान का मतलब ये है कि जो भी लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनके लिए प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, खाने का प्रॉपर प्रबंध करना। इसके अलावा जो क्रॉप्स हैं उनको कैसे जो है मिनिमाइज किया जाए उनका डैमेज। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीजें आती हैं। तो पोस्ट फ्लड जब आता है, फ्लड जब आ गया, इसके लिए जो है ये सभी चीजें आप कर सकते हो। रिहैब प्लान होना चाहिए, क्रॉप का डैमेज कैसे मिनिमाइज करें, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब जो है बात करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव था। तो सबसे पहले जो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बिहार को कुछ तरीके से हेल्प किया है। जैसे कि हमारी एनडीआरएफ टीम जो है वो सपोर्ट कर रही है, जो होम गार्ड है बिहार के, उनको किस तरह से कि आप कैसे फ्लड से निपटे। इसके अलावा जो है मोटर बाइक वगैरह जो है दिया गया है 28 फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट को, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ मिल करके जो है मॉडर्न रेस्क्यू ऑपरेशन किट्स जो है ये भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं, मॉडर्न रेस्क्यू किट दिया गया है, मोटर बोट वगैरह दी गई है, और एनडीआरएफ की टीम जो है, जो होम गार्ड है, उनको ट्रेन कर रही है। इसके अलावा एक हाइड्रोलॉजी पॉलिसी भी आई थी, हाइड्रोलॉजी पॉलिसी आई थी 2016 में। ठीक है, 2016 में आई थी, और इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डेटा थे जो कि फ्लड के मॉडलिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे वो इकट्ठा किया जा रहा था। ठीक है, और फ्लड प्रिवेंशन के तहत जो है 1954 में एक पॉलिसी आई थी सबसे पहले। ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, आप एक बार देख लेना, 1954 में आई थी। और इसके रिगार्डिंग भी क्या की गई थी, बात की गई थी कि भाई कैसे कैसे शॉर्ट टर्म, वहां पे शॉर्ट टर्म मेजर्स, मीडियम टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात की गई थी फ्लड कंट्रोल के रिगार्डिंग। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट का आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है 200 जो है फ्लड शेल्टर्स बनाए हैं। मैंने बताया ना रिहैब प्लान काफी जरूरी है, तो फ्लड शेल्टर्स बनाए कि भैया जो भी डिस्प्लेस्ड होगा यहाँ पे आके रह सकता है। मास्टर ट्रेनर्स जो है वो ट्रेन किए गए एनडीआरएफ के द्वारा बिहार में, ताकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये, फ्लड में जब लोग डूब जाते हैं तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ हो, एक प्रोफेशनल वे में हो, वो ट्रेंड हो उसके लिए। समझ रहे हैं आप एक नॉर्मल जो हमारी पुलिस फोर्स है या फिर ऐसी कोई भी इमरजेंसी टीम हो उसको नहीं डाल सकते, इसके लिए प्रॉपर ये ट्रेनिंग की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मास्टर ट्रेनर्स। इनकी जरूरत पड़ी, फर्स्ट एड जो है वो सप्लाई हो, उसकी प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग हो, अवेयरनेस फैलाया जाए कि भैया अगर फ्लड आए तो आपको कैसे बचाव करना है, कैसे मिनिमाइज करना है उसके इम्पैक्ट को। ये सारी चीजें क्या है ना, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करती हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी काफी न्यूज में भी है, कि हम लोग जो है इंटरलिंकिंग कर सकते हैं रिवर्स की। अगर ये इंटरलिंकिंग की बात करें हम लोग तो इसके काफी ज्यादा क्या है, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं।
नुकसान की अगर बात करें तो इससे बहुत सी चीजें हो सकती हैं कि आप एक रिवर का कोर्स जो है चेंज कर रहे हो, तो उसके उसके चलते इकोलॉजिकल इंपैक्ट आ सकता है, सबमर्जेंस हो सकता है कुछ एरिया का। अब फायदे की बात करें तो ड्रॉट प्रोन एरिया में जो है क्या होगा, पानी जाएगा जहां पे पानी ज्यादा है उससे, तो उससे भी फायदा है ना। तो फायदे भी है नुकसान भी है। तो अभी बिहार में क्या प्लान किया गया है आप सबको पता होगा, कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है ताकि जो है जो कोसी से एक्स्ट्रा पानी है मेची में जाएगा, और इससे क्या होगा, ये जो वाटर का फ्लड वाला एरिया है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, और जो ड्रॉट वाला सिचुएशन है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इंटरलिंकिंग इसलिए जो है क्या है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके हालांकि रिपरकशंस है, लेकिन ओवरऑल क्या है, ये इसको अच्छे प्रोजेक्ट्स के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कि आपको क्या लिखना है वे फॉरवर्ड में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें तो हो चुकी हैं, और क्या किया जा सकता है। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डैम जरूरत है। ये इडुक्की रिजर्वायर के टाइम में एक बाढ़ आया था जिसके चलते काफी लोग मारे गए थे। उस समय पे ये देखा गया था कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डैम में हम डेटा जो है स्टोर करते हैं, और उसके बाद से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जो है डैम पे कितना पानी रखना है, कितना पानी रिलीज करना है, ये डिसाइड होता है। तो उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डैम हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। मतलब रिजर्वायर का जो पानी है वो आपको मैनेज करना है। जैसे मैं समझाता हूं कि मानसून के टाइम में आपके रिजर्वायर का पानी मिनिमम होना चाहिए, समझ रहे हो आप, और जब पानी की कमी होती है उस समय पर रिजर्वायर का पानी मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसे आप डाइवर्जन रखो पानी का रिजर्वायर से, ठीक है ना। तो डैम के जो रिजर्वायर है इसमें मैनेजमेंट करना होता है। इसके बाद क्या है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, मिटिगेशन मेजर्स मैंने बताया ना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है ना, ये सभी चीजें। इसके अलावा कुछ भी लोकेट करना है तो हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का उसमें यूज कर सकते हैं प्रॉपर मैपिंग के लिए। बेटर जोनेशन ऑफ फ्लड प्रोन एरियाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि बाढ़ जब भी आता है वो हार्मफुल तब होता है, या वो इशू तब बनता है जब पॉपुलेशन को इंपैक्ट करता है। तो अगर आप फ्लड प्रोन एरिया जो मैं समझा रहा था उस समय, इस वाले एरिया की अगर आप प्रॉपर जोनेशन कर दोगे, प्रॉपर मैपिंग कर दोगे कि भाई यहां तक ही पानी आ रहा है, यहां पे आप पॉपुलेशन डिसाइड कराओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, ये वाले बेल्ट में पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंटली जो है बाढ़ की समस्या है, तो बस बाढ़ की समस्या ही खड़ी नहीं होगी, है ना। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, इसको प्रॉपर जोनेशन इसका करना है, प्रॉपर जोनिंग करनी है, एक लेआउट तैयार करना है कि ये एरिया जो है फ्लड प्रोन है, यहाँ पॉपुलेशन जो है सेटलमेंट नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसके बाद से क्या है कि स्मॉल वियर्स हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं अपस्ट्रीम एरिया में। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इसलिए जरूरी है कि वो सस्टेनेबल होता है, नुकसान नहीं करते हैं फ्लोरा और फोना को, और काफी इंपैक्ट ले आते हैं। किसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाती है, आप सिंचाई भी उससे कर सकते हो, और ये प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक, ये मतलब जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है ना, ये फ्यूचर है एक तरह से, क्योंकि लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट से बहुत से रिपरकशंस देखने को मिले। धीरे धीरे क्या होता है कि उसका कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में ऐसी जो है समस्याएं कम आती हैं, ये लोकल पॉपुलेशन को आसानी से सर्व कर देते हैं। क्लियर है। अब क्या है कि बेटर रिहैब प्लान भी होना चाहिए। जैसा मैं बता रहा था, जो भी डिस्प्लेसमेंट इशू हो रहा है उनको प्रॉपर तरीके से क्या मिले, मेडिसिन मिले, फूड मिले, सिक्योरिटी क्राइसिस हो रही है उसको जो है हम टैकल करें। समझ में आया। तो ये सारी चीजें जो है आपको लिखनी है, इन सभी के मार्क्स मिलेंगे आपको। ये काफी इनोवेटिव पॉइंट्स हैं, आपको ये मार्क्स दिलाएंगे। वे फॉरवर्ड में बार बार बोलता हूं कि आपका नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपके वो थॉट्स होने चाहिए जो आप पर्सनली फील करते हो कि भाई फ्लड को कैसे रोका जा सकता है, और ठीक है ना। वो सभी चीजें तो चल ही रही हैं, अरे ड्रेजिंग तो हो ही रही है रिवर बेड्स की, है ना, एफॉरेस्टेशन तो प्लान हो रहा है, लेकिन ये सभी चीजें भी तो लिखो कि जोनेशन तो करो पहले। भाई आप पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हो, सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ रहा है, सबको पता है। तो ये जोनिंग जब हो जाएगी तो परमानेंट सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो आप। चलो ये हो गया। अब क्या है, कंक्लूड कैसे करोगे आप कि भैया बिहार जो है वहां पे फ्लड एक रियलिटी है, हर साल आ रहा है बाढ़ ऑलमोस्ट, है ना। तो इसको आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हो अरे भैया हम तो जो है बाढ़ ही खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप इसके इफेक्ट को जो है चैनलाइज कर सकते हो। मैं बता रहा था ना कि जोनिंग के थ्रू,
मिटिगेशन मेजर्स के थ्रू इसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। क्लियर? ऐसे आपको लिखना है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट कभी नहीं लिखना है आंसर्स में, है ना, एक बैलेंस व्यू देना है। अब क्या है, अगला पॉइंट लिखोगे कि भैया स्टेक होल्डर्स जितने भी है, स्टेक होल्डर्स में सब है, ठीक है ना, हमारा एग्जीक्यूटिव भी है, हमारी पूरी सिटीजन जो है वो, ये सभी मिलके साथ में आए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये सभी साथ मिलकर के आए विथ एक्टिव रिहैब प्लान। सबसे पहले एक रिहैब प्लान प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जो पॉलिसीज है हमारे सामने उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, और अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या हो, रोबस्ट हो। मैं बता रहा था ना, प्रॉपर जो मॉडलिंग हो रही है, हाइड्रोलॉजी जो वो पॉलिसी आई थी उसके थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट हम डैम का अच्छे से कर सकें। तो ये सारी चीजें जब एक साथ होंगी, एक कोलैबोरेशन में होंगी, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में प्लान्ड होंगी, तो क्या होगा, इसका इंपैक्ट मिनिमाइज होगा। ये क्लियर हुआ? चलो अब जो है आपका क्वेश्चन है जो कि हर सेशन में हम देते हैं आपको, कि ये पूरा सेशन करने के बाद आपको बताना है कि आप ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि डिफरेंट रीजंस बताइए कि बिहार जो है कंटिन्यूअसली फ्लड का आखिर क्यों विभीषिका झेलता है, फ्रंट क्यों झेल रहा है, क्यों कंटिन्यूअसली बिहार में बाढ़ आ रहा है, ठीक है, और इसके मेजर्स भी बताने हैं। काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट मैंने जितना पढ़ाया उससे आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस सेशन में हम लोगों ने फ्लड के जो भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे उसको हम लोगों ने समझा, और आपको हमने क्वेश्चंस भी दिया। अच्छा, हम ये भी बात कर रहे हैं कि हम ईमेल आईडी जो देंगे उस पर आप क्वेश्चंस को लिखो और उसकी लाइव फीडबैक, लाइव चेकिंग होगी। आप प्रॉपर उसमें आओगे, हम आपको इनपुट देंगे कि भाई यहाँ पे ये एलिमेंट ऐड हो सकता है, ठीक है ना। तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और हमसे इंटरेक्ट करो। आपको कोई भी इशू है, फ्लड ही नहीं और भी टॉपिक आएंगे ऑब्वियसली जो आप लोगों ने भी तैयार किए होंगे, उसके रिगार्डिंग कोई भी इशू है, पटना सेंटर पे बेली रोड ब्रांच आ सकते हो, बोरिंग रोड ब्रांच आ सकते हो। हमारी एक एक्सपर्ट टीम है जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे लगी हुई है आपके हेल्प करने के लिए। आपकी मेंस की तैयारी में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बस ये करना है कि आपको एक फी के रूप में, चूंकि ये फ्री इनिशिएटिव ऑलरेडी है, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ओके, कि आपके पास रेगुलर अपडेट आते रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेकर के आए। बाकी के लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, पॉलिटी के रिगार्डिंग जो है काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं। पंचायती राज पे हमने एक वीडियो बनाया है, इसके अलावा हमने पटना कलाम पे वीडियो बनाया है। हम आपके लिए प्रॉपर एक प्लान वे में आपको मेंस के रिगार्डिंग ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते आपका 68 मेंस प्रॉपर वे में तैयार हो, आपकी जो एंजाइटी हो काफी मिनिमाइज हो सके। चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आशा है कि आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। जय हिंद।